नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे और एक ऐसे क्षेत्र की जो कि अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो इतना सक्षम है कि वो भारत की जो है वो कायाकल्प कर देगा। और वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और उसमें जो है वो गलाथिया बे में जो एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसके बारे में। अब ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, आप समझ ही गए होंगे नाम से कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो है जिसमें 836 आइलैंड्स हैं। और वहां पे भाग्यवश मैं वहां पे पोस्टेड था, 4 साल तक था। और उसके नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उत्तर से दक्षिण तक, हमने हर क्षेत्र को वहां पे नापा है। मतलब यहां तक कि हम लोग बिल्कुल जो कोको आइलैंड जो है, जो म्यांमार के पास है, वहां तक भी चले जाते थे, उनके उसके ऊपर फ्लाई भी करते थे। तो इस नजदीकी से हमने उस क्षेत्र को देखा है। और 31 से लगभग 38 तक वहां पे कहते हैं कि जो आइलैंड्स हैं वो आबादी है उसमें, बाकी जो है बिल्कुल खाली है। बहरहाल जो ग्रेट निकोबार जिसकी बात हम कर रहे हैं वहां पे हमने बहुत फ्लाइंग की है। और इनफैक्ट उस समय जो एयरपोर्ट होता था वो उसको कहते थे कैम्बल बे, जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ था ग्रेट निकोबार में। और बहुत ही छोटा सा रनवे होता था जिसपे हम बड़ी मुश्किल से लैंड करते थे, बिल्कुल कोकोनट ट्रीज जो होते थे उनको छूते हुए ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे वो तो आप लैंड नहीं कर पाएंगे। उस समय भारत ने, या कह लीजिए पूरे क्षेत्र में, उस आइलैंड श्रृंखला की जो महत्वता थी उसको या तो समझा नहीं, या उस समय की वो मांग नहीं थी। लेकिन आज ऑल ऑफ सडन पूरे क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि ये जस्ट 40 नॉटिकल माइल जो है लगभग नॉर्थ में पड़ता है मलाक्का स्ट्रेट के। अब मलाक्का स्ट्रेट जो है बहुत विश्व का सबसे जाना माना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज्यादा, मतलब 35% जो विश्व का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रेड होता है, वो मलाक्का स्ट्रेट से होता है। तो उसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 6 डिग्री चैनल जो कि वहां से ही गुजरता है, जो कि एक मेन ट्रेडिंग रूट है। तो अब ये गलाथिया बे में क्या हो रहा है, ग्रेट अंडमान जो है इतना एकदम से पॉपुलर क्यों हो गया है, उस पे अंकुश क्यों लगाए जा रहे हैं, इन सब को समझने के लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं एक बार फिर से कि काफी समय बाद हमारे साथ ब्रिगेडियर आशीष पोपली जुड़े हुए हैं। और इन्होंने इसके ऊपर बहुत ही एक सक्षम आर्टिकल लिखा था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, हजारों की संख्या में लोगों ने उसको पढ़ा था। तो इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत स्टडी की है, बहुत इसके बारे में बातचीत भी की है। तो वेलकम आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। थैंक यू। और बताइए भाई, ये क्या है ये ग्रेट निकोबार आइलैंड, और ये गलाथिया बे का जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में, और ये एकदम से क्या हो गया, ये इतनी चिंगारी कहां से छूटी? ओके, सो कुछ चीजें आपने बताई। आज की डिस्कशन में जो हमारे ऑडियंस हैं उनसे मैं उस लेवल पे पिच करने वाला हूं कि पिछली बार भी मैंने बोला था कि अगर 100 नंबर का एग्जाम आपको कहीं देना है तो आपको जो पॉइंट वाइज लिखना है वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए उस लहजे में, ताकि आप जवाब दे पाए। आप किसी गैदरिंग में खड़े होते हैं तो आप बोल पाए। आज की डिस्कशन जो मैं करने वाला हूं, जो आपका सवाल है और जिस डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे, ये मैं एक वी होता है, एक डायरेक्शन में इधर बताऊंगा और एक इधर बताऊंगा। तो पहली है कि जो तुलना करनी है वी के पहले डंडे को, वो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। जी, जितनी बातें इसके बाद होंगी, इकोनॉमी की, डिस्प्लेसमेंट की, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये उसके फॉलोआउट्स हैं। अगर जी, हमारी ऑडियंस इस टॉपिक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ जाए तो आपकी बाकी डिस्कशन आप खुद ही कर लें। सिर्फ ये समझना जरूरी है कि ये क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसी भी देश में, उनका जी, जो विपरीत होता है वो एनवायरमेंट डैमेज होता है। सड़क बिल्कुल, बनेगी, पेड़ कटेंगे, लोग डिस्प्लेस होंगे, डैम बनेगा, विलेज सबमर्ज होंगे, एनीथिंग। जी, तो एनवायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये एक दूसरे के करोलरी हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरे को डैमेज उठाना पड़ेगा। इसलिए वर्ल्ड वाइड रूल्स हैं, कानून हैं, हमारे यहां भी हैं कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह आप क्या करेंगे। अगर एक विलेज या एक फैमिली को डिस्प्लेस करते हैं तो पर हाउस आप कितनी कंपनसेशन देंगे। सो देयर आर वेज कि आप उसको कंपनसेट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस कॉम्पनसेशन की बातें या उसके जो मिटिगेशन है उस पर मैं बहुत बाद में आऊंगा। पहले मैं आ रहा हूं कि फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, जी, कई 100 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक होता है स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, ये उनमें से एक है। सबसे पहली बात, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में आपने कहा 800 से ज्यादा वहां आइलैंड हैं, लेकिन केवल 37 ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं।
जी। यानी 800 के करीब आइलैंड ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई जनसंख्या नहीं है, हमारे को वहां पता भी नहीं है, कोई आ भी जाए तो कितनी पेट्रोलिंग नेवी और एयरफोर्स और आर्मी कर पाती है। 800 आइलैंड क्षमता के बाहर हो जाता है। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी टेरिटरी है और हम उसको देखरेख कर पाए तो हमारे को कोई एक वायबल कोई इंस्टीट्यूट कोई ताकत वहां पर चाहिए, पहली बात ये। बिल्कुल। दूसरा, अंडमान निकोबार आइलैंड के 800 आइलैंड का जो ये आर्किपेलागो है, ये भारत का केवल 1% लैंड मास है, केवल 1%। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस 1% लैंड मास के साथ हमारे को मिलता है इंडिया का टोटल 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। Yeah. अंडमान आइलैंड आर्किपेलागो हिंदुस्तान को हमारा 1/3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देता है। इसकी अहमियत समझिए। तीसरा, आपने वर्ड उठाया मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट एक फनल शेप पानी का बॉडी है जो अंडमान की तरफ चौड़ा मुंह है, तकरीबन 65 किलोमीटर लगा लूं उसकी चौड़ाई, 70 किलोमीटर लगा लूं, और नैरो होता जाता है एज यू एंटर इंडोनेशियन लैंडमास में, और सिंगापुर के पास जाकर के ये केवल 2.25 किलोमीटर चौड़ा रहता है। तो एक फनल बनती है। दुनिया की सालाना 60,000 से ज्यादा कार्गो शिप्स यहां से क्रॉस होती हैं, 60,000 प्लस, यानी एवरेज में रोज की 200 बड़ी शिप्स। दुनिया का 1/3 35% ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होता है। चाइना का 80% ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होता है। चाइना का 60% तकरीबन ऑयल एंड गैस मलक्का स्ट्रेट से होता है। और ये मलक्का स्ट्रेट, जैसे आपने बताया, हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड जो आज का सब्जेक्ट है, वहां से केवल किलोमीटर में बोलूं तो 70 किलोमीटर दूर है, यानी आपकी नाक के नीचे से, बल्कि आपके आइलैंड्स के बीच में से, और आप देख भी नहीं रहे हैं। चौथी बात, चाइना जैसे देश, अमेरिका जैसे देश जो बड़ी पावर्स हैं या उभरती पावर हैं चाइना जैसी, ये आइलैंड टेरिटरीज क्रिएट करती हैं दो वजहों से। साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन है, स्पार्टली आइलैंड्स, पारासल आइलैंड्स, ऑडियंस अगर उसके बारे में थोड़ा गूगल करे, या जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करे हैं चाइना ने सैंड डाल डाल के, जी, उसमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो आपकी सॉवरेनिटी हो जाती है, दूसरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 किलोमीटर दूर उस लैंड मास से आपका हो जाता है। उसमें कोई मिनरल मिले, रेयर अर्थ मिले, तेल मिले, पानी मिले, कुछ भी मिले, ये तो लोग क्रिएट कर रहे हैं। अमेरिका ने 14 आइलैंड टेरिटरी, मार्क माय वर्ड्स, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 14 आइलैंड टेरिटरीज हैं ऐसी जो उन्होंने कब्जा की हैं या उसके ऊपर सॉवरेनिटी लेकर के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं। ये तो हमारा ही है, हमने किसी से लेना नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं करना है। अंडमान निकोबार तो हमारा ही है भाई, कोई डिस्प्यूट भी नहीं है इस पे। नदर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान और नदर्न चाइना के ऊपर हमारी फौजें हैं, मिसाइलों का है, प्लान्स हैं, डुप्लीकेट प्लान्स हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमारी ईस्टर्न सीबोर्ड, मैं ऊपर से नीचे गिनाना जा रहा हूं अभी, इंपॉर्टेंस देखिए। कैलकाटा, पोर्ट्स गिनाऊंगा तो बहुत सारे, विशाखापट्टनम उभरती सिटी, हमारी गोपालपुर मिसाइल टेस्टिंग साइट, श्रीहरिकोटा आपकी इसरो की साइट, चेन्नई, हैदराबाद थोड़ा अंदर, ये बड़ी चीजें हैं। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ये भी ईस्टर्न बोर्ड पर हैं हमारे। इनकी प्रोटेक्शन दाहिनी साइड बे ऑफ बंगाल की साइड से क्या है? अगर हम मैप देखें बे ऑफ बंगाल का, तो वेस्ट साइड पे तो, लेफ्ट साइड में तो इंडिया का कोस्ट आ गया, जहां मैंने शहरों के नाम गिने। राइट साइड में म्यांमार और थाईलैंड की बाउंड्री है, कोस्ट है। आज चाइना के पास क्योक्प्यू पोर्ट है म्यांमार में, बे ऑफ बंगाल में। आज चाइना थाईलैंड में एक क्रा इस्थमस बनाने की सोच रहा है, बन जाएगा 5-10 साल में, बे ऑफ बंगाल में है। अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड लेने की कोशिश करता रहा है, शायद आगे सक्सेसफुल हो ना हो नहीं पता, लेकिन कोशिश कर रहा है, अगेन बे ऑफ बंगाल में। तो अगर बड़ी ताकतें बे ऑफ बंगाल में अपना फुटप्रिंट रख रही हैं, तो मेरे पास क्या है फार साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल को चेक करने के लिए? उनकी शिप्स आएंगी, क्रास थमस में चाइना की शिप आएंगी, क्योक्प्यू पोर्ट पे चाइना के लिए शिप्स आएंगी, सेंट मार्टिन में अमेरिकन सीआईए और अमेरिकन फोर्सेज आएंगी। ये सब बे ऑफ बंगाल में ट्रांजिट कर रहे हैं, मेरी कहीं नजर नहीं। तो मेरे को ये अंडमान निकोबार आइलैंड चेन के ऊपर अपनी प्रेजेंस, भारी प्रेजेंस, सॉलिड प्रेजेंस, जो आगे मैं बताऊंगा, वो रखना बहुत जरूरी है। इंडिया पार्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर, देख रहा है क्वाड के थ्रू। तो इंडो पैसिफिक में, इंडो में तो चलो हमारी कोई नजर है, हमारी इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, हमारे पास रिकॉनेजेंस एयरक्राफ्ट हैं। जब मैं वर्ड पैसिफिक यूज करता हूं तो इंडिया की क्या रीच है पैसिफिक में जाने की?
बिल्कुल। कुछ भी नहीं है, आपकी शिप्स जा सकती हैं, आप हॉपिंग एयरक्राफ्ट भेज सकते हो कि मैं पहले सिंगापुर में लैंड करूं और फिर वहां से फिर टेक ऑफ करके कहीं और जाऊं, क्योंकि रेंज नहीं है। जस्ट इमेजिन ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर अगर मैं कोई ऐसा रनवे बना दूं, जो मैं आगे बताऊंगा जो प्लान है, और उसमें P-8I जो हमारा अमेरिका से हमने लिए खरीदे हुए एयरक्राफ्ट हैं, नेवल वर्जन है, उस जहाज की रेडियस, फ्लाइंग रेडियस 2200 किलोमीटर है। यानी आप हिंदुस्तान के एक आइलैंड से उड़ करके इंडोनेशिया सुमात्रा के ऊपर रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, आंख रख सकते हैं। दैट मीन्स आप टिपिकली इंडो प्लस पैसिफिक को जोड़ने में तब कामयाब होंगे। जी। सो वी नीड टू बी, अगर आप क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं और इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा एक टेक ऑफ पॉइंट, एक लॉन्च पैड आपको चाहिए। अमेरिका के साथ हमारा जो क्वाड का मैंने शब्द यूज किया, तो एक इनसे एग्रीमेंट हुआ है हमारा, जो है लेमोआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। मैं थोड़ा सा भी यहां से ग्रेट निकोबार जो ईस्टर्न पॉइंट है हमारा इंडियन ओशन रीजन का, उससे मैं हट करके भी वेस्टर्न पॉइंट में ले जा रहा हूं, और एक जगह का नाम ले रहा हूं मॉरिशस में, जी। जो है आगालेगा आइलैंड। ये मॉरिशस का है। जी। 2024 में आई थिंक इंडिया ने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, और वहां पर एक पोर्ट बन गया है, एटलीस्ट डेवलपमेंट फेज में है। वहां पर एक सैटेलाइट स्टेशन है, नाम आप कुछ भी दे दीजिए। ये जो आइलैंड है हमारी इंडियन ओशन में आंख है और कान है बाईं साइड में। इसके कुछ नजदीक एक आइलैंड है छागोस आर्किपेलागो में, जो है डीगो गार्सिया, जो अमेरिका के पास है। वैसे यूके की टेरिटरी है, लेकिन लीज पर अमेरिका के पास है। आज हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने वाले हैं, उनके साथ लेमोआ के अंदर हैं, उनके साथ एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में हैं, और आने वाले समय में और स्ट्रांग होने की उम्मीद रखते हैं। तो आगालेगा, डीगो गार्सिया और अब ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो हमारी दाहिनी साइड की आंख बनने वाली है, ये तीन मिलकर के, क्या मैं ये नहीं सोच सकता कि अमेरिका हमारे बेसिस पे अगर रिफ्यूलिंग कर सकता है लेमोआ के थ्रू, तो जो हमने आज से कुछ साल पहले किया था कि इंडियन नेवल शिप्स डीगो गार्सिया गई थी, तो हमें भी रेसिप्रोकल उसमें डीगो गार्सिया का एक्सेस मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इंडियन ओशन में 3 पॉइंट होंगे इंडिया के पास, आगालेगा, डीगो गार्सिया विद पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड राइट साइड में ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाने की आज हम बात कर रहे हैं। हम पूरे इंडियन ओशन रीजन को कवर करेंगे, और उस टेक ऑफ पॉइंट से, जैसे मैंने बताया, अगर P-8I को मैं यूज करता हूं, सुखोइस को यूज करता हूं, तो मेरी एबिलिटी 2000 किलोमीटर ईस्टवर्ड बनती है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये सबसे बड़ा कदम होगा, क्योंकि एक्ट ईस्ट के तहत बर्मा इत्यादि में जो हमारे जो एशियन हाईवेज जो बनने थे, थोड़े स्टॉल हो रखे हैं, क्योंकि जमीनी हालात वहां पे इतने अच्छे नहीं है। अभी आने वाले समय में वो खुलेगा, लेकिन एक्ट ईस्ट में ये बहुत बड़ा एक इशू है, टेक ऑफ पॉइंट जो ग्रेट निकोबार आइलैंड देता है। सैटेलाइट स्टेशन की मैंने बात की, जो आगालेगा में ऑलरेडी है। जी। ओपन डोमेन में कुछ नहीं है कि इसके ऊपर कुछ प्लान है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, लेकिन मेरी समझ में, अगर मैं हल्का सा भी अपना दिमाग दौड़ाऊं, तो आने वाले समय में एक यहाँ सैटेलाइट स्टेशन या मॉनिटरिंग स्टेशन ना बने, इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बनेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड के पास पिछले साल ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी हुई है, जो कि अगर क्वांटम में जो बताया जा रहा है वो है तकरीबन 370 MTOE। एमटो फुल फॉर्म बता देता हूं, 370 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट, MTOE। ये इतना बड़ा रिजर्व बताया जा रहा है कि हमारी एक किस्म से स्ट्रैटेजिक क्वांटिटी आपको टकर रही है, वहां पे मिल रही है। क्या उसको मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना है? तो मैंने इस वक्त आपके सामने लगातार 10 पॉइंट अलग अलग बताए हैं, जो इस जगह को एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू देते हैं। तो अच्छा, आपने बताया इसके बारे में, तो ये क्या पहले इंपॉर्टेंट नहीं था? एकदम से ये अभी क्यों हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, रश कर रहे हैं, और क्यों इसकी तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या, और इसके पूरा जो प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेल के बारे में बताया कि वहां क्या क्या आएगा? ओके, आई थिंक किसी भी प्रोजेक्ट का अपना एक समय होता है। अगर मैं ये कह दूं, कोशिश इसके ऊपर कुछ सालों से रही है, लेकिन एक नेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए किसी चीज को फंड करने की, एक लीडर की विजन होनी चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने की। इसमें क्या बनना है, 4 मोटी चीजें बनाने का प्लान है यहाँ पे, और चारों को हम अलग से एक एक करके मैं थोड़ा समझाऊंगा। पहली चीज है, यहाँ पर एक पोर्ट, गलाथिया बे नाम की एक जगह है, उसमें एक पोर्ट बना रहे हैं। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है, तकरीबन वहां पर है। इसका नाम दिया जा रहा है ICTP, कहीं कहीं इसको ICTT भी बोल रहे हैं, बट ICTP, सो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या टर्मिनल, P या T जो भी आप।
ये इंडिया के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा जिसमें 20 मीटर प्लस डीप ड्राफ्ट नेचुरल हार्बर अवेलेबल है। सो इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो भी शिपिंग आ रही है इंस्टेड किसको फीड कर रही है? कोलंबो को। इतनी कंज्यूमिंग कैपेसिटी नहीं है श्रीलंका में। दुबई को, सॉरी सिंगापुर को नहीं। ये इंडिया के लिए फीडर है। सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा इनका बिजनेस प्रोवाइडर है। कंजम्पशन हमारे यहाँ है, और अब मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। दैट मीन्स इन 3 पोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, अब मैं ले लूं कोलंबो और सिंगापुर के ऊपर, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप सी लेन्स देखें जो आ रही हैं गोइंग टुवर्ड्स मलाक्का स्ट्रेट, तो वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडमान के थ्रू जाते हुए मलक्का में घुस रही हैं। अगर मैं वहां पर अपना एक पोर्ट बना दूं तो 2 चीजें होती हैं। एक, मैं अपना सामान अपने पोर्ट से लाऊंगा, कोलंबो सिंगापुर से नहीं लाऊंगा, तो जो भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि अबाउट $250 मिलियन पर ईयर आज की तारीख में वो बचेगा। मैं उसकी, लोगों ने मेरे से जिनसे बात हुई वो आर्गुमेंट करते हैं कि 5 बिलियन खर्च करके तुम 250 मिलियन कमा रहे हो, सेव कर रहे हो। पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट इज 250 मिलियन ईयर ऑन ईयर प्लस आपका अपना पोर्ट वर्सेस किसी और का पोर्ट। जी। थर्ड पॉइंट, अगर ये एस्टेब्लिश होता है, और इसकी टाइमलाइन प्राइम मिनिस्टर ने 30 इयर्स दी हैं, ये कल नहीं बनने वाला है। फेज 1 2 साल के बाद 2028 एंड 4th फेज 2058। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो वहां पर बन रहा है दैट इज रनवे, एन इंटरनेशनल एयरफील्ड, डुअल यूज, इंपॉर्टेंट, डुअल यूज, सिविल एंड मिलिट्री। मैं बात कर रहा हूं, अगर डुअल यूज अभी से बोल दिया गया है तो लेट अस अंडरस्टैंड द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मिलिट्री पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर प्लान किया जा रहा है, प्लान कर लिया गया है 3300 मीटर का रनवे, 3.25 किलोमीटर का रनवे। आप खुद फ्लाइंग करते हो। P8I को नॉर्मल सर्कमस्टांस में फुली लोडेड अबाउट 2500 मीटर चाहिए होता है, लेकिन वहां के तापमान को देखते हुए फुली लोडेड में एक कॉशनरी इफेक्ट लेते हुए 800 मीटर और लंबा किया गया है। तो P8I एंड सुखोई 30 की इस वक्त बात होती है कि इंडिया वहां पे बेस करेगा और ये वहां से उड़ान भरेंगे। ये अंडर वाटर आंख बन के चल सकता है, सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है, सरफेस चिप्स को देख सकता है। इसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप 2200 किलोमीटर का रेडियस ग्रेट निकोबार आइलैंड से बनाएंगे तो आप क्रा इस्थमस जो चाइना बनाने वाला है थाईलैंड में, उसको भी कवर कर लेते हैं। इंडिया तक तो आ ही जाएंगे, अब चेन्नई वगैरह तो सब अपने आप ही कवर हो रहा है, मैं उस साइड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर ऐड करूं कि P8I का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, और काफी हमारे P8I थे जो बिल्कुल नॉर्थ में, नॉर्दर्न इंडिया में और लद्दाख के ऊपर उड़ रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी इंटेलिजेंस जो गैदरिंग की। तो ये केवल लिमिटेड सी के लिए नहीं है, लैंड या कहीं पे भी गैदरिंग कर सकता है इंफॉर्मेशन। और इसमें मिसाइल्स और कई तरह के अलग चीजें भी हैं, ये लिमिटेड नहीं है केवल जस्ट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तीसरी चीज यहां पर बन रही है 450 मेगावाट का सोलर एंड गैस प्लांट, क्योंकि आप इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको बिजली चाहिए। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के तहत यहां पर कोई और साधन तो है नहीं आपके पास, हाइड्रो या कोई और ट्रांसमिशन लाइंस, तो आप जनरेटर चलाना यहां पर मना है, लिमिटेड है। और ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए आप डीजल जनरेटर नहीं वहां यूज कर सकते। दैट इज वाई सोलर एंड गैस का 450 मेगावाट का प्लांट बनना। 4th आइटम इज 2 टाउनशिप्स बनाने की बात हो रही है गलाथिया बे के ईस्ट और वेस्ट में। टोटल पॉपुलेशन कैपेसिटी यहां देखी जा रही है, आज की तारीख में यहां 6500 लोग हैं जो सेटलमेंट के हैं, और नेवल INS बाज है उधर। ये देखी जा रही है तकरीबन 6.5 लाख की पॉपुलेशन आज से 30 साल के बाद। तो इसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ, और जो भारत की जो ऑपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने उसके ऊपर काफी विवाद किया। और तो क्या मतलब, क्या कुछ इश्यूज हैं इसमें, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शंस थे उनके और उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कौन इंटरेस्टेड है डिले करने? दैट इज माय क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टीज, वी हैव राहुल गांधी, वी हैव आर्टिकल रिटन बाय सोनिया गांधी ऑन 16 सितंबर 2025, एडिटोरियल इन द हिंदू, जिसको पढ़ने के बाद मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ा और मैंने अपना आर्टिकल लिखा था 27 सितंबर को, कि ये अचानक सोनिया गांधी कैसे आर्टिकल लिखने लगी। उनकी फोटो छपी थी, उनके नाम से वो आर्टिकल छपा था एडिटोरियल। आई डोंट रिमेंबर उन्होंने कभी कहीं और आर्टिकल लिखा हो शायद, पर इसके ऊपर लिखा ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। इट इज किसी और को चुभ रहा है और वो आपको आगे फ्रंट बना रहा है, और वो कौन है? वो है चाइना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। जी।
आपको डिले कर रहा है वो, 6 साल पीछे हो जाओ, 8 साल पीछे हो जाओ, बनना तो है ये 2058 तक नहीं बनेगा तो 2068 तक बनेगा, लेकिन भारत इसको बना के रहेगा। जी। इश्यूज क्या रेज, एक कहावत याद आ गई मेरे को ऐसी, एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं पुराने 1930s के, अपटॉन सिंक्लेयर, उनकी एक बड़ी अच्छी कहावत है। वो कहते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू गेट ए मैन टू अंडरस्टैंड समथिंग व्हेन हिज सैलरी डिपेंड्स अपॉन हिज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। यानी एक आदमी जिसकी तनख्वाह डिपेंड करती हो किसी चीज को ना करने के लिए, तो वो कैसे करेगा उसको? वो एजिटेशन के लिए अगर मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मेरे लिए तो वो मेरी इनकम है, मैं नहीं समझना चाहता आपकी स्ट्रेटेजिक वाली कहानी, मुझे एजिटेट करना है। दैट इज माय पॉइंट। नाउ व्हाट आर द इश्यूज रेज्ड? ग्रेट निकोबार आइलैंड 921 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइलैंड है, छोटा नहीं है, बड़ा है, 921 स्क्वायर किलोमीटर। उसके ऊपर ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये 166 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें वो चारों चीजें जो हमने बताई, रनवे, आईसीटीपी वगैरह, वो 166, यानी उस आइलैंड का 17 पॉइंट समथिंग 18% आइलैंड में ये प्रोजेक्ट है। 82% में नहीं है, वो आधा गिलास खाली है तो आधा भरा भी है, ठीक है। तो 18% में वो प्रोजेक्ट है, 82% में नहीं है। अब इसके आगे समझते हैं, ये रेन फॉरेस्ट है, आप ऑपरेट किया हुआ है, अंडमान निकोबार इज नथिंग बट फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट नहीं। आप हल्का सा एरिया भी अगर कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें कई 100 पेड़ कट जाएंगे, ठीक है। हमारे यहां 2014 से लेकर, मैंने ऐसी थोड़ा गूगल किया इसको, कि इंडिया में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने, रोड वाइडनिंग, हाईवे वाइडनिंग, न्यू ग्रीनफील्ड हाईवे, पोर्ट, ये वो, कितने पेड़ काट दिए हमने पिछले 10 साल में? तो 2014 से कितने पेड़ काट चुके? तो एक फिगर कोई आई है, गूगल, हाउ ऑथेंटिक इट इज वी डोंट नो, कि ओवर 10 मिलियन ट्रीज, दैट मीन्स 1 करोड़ पेड़, वेरिएशन ये कुछ परसेंटेज। इस प्रोजेक्ट में 1 मिलियन ट्रीज कटने हैं, रेन फॉरेस्ट है, यानी 10 लाख पेड़, बहुत बड़ी फिगर है, 10 लाख पेड़ कटने। पहला पॉइंट, वैलिड पॉइंट। इसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसमें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, एक्सपर्ट कमिटी होती है, कई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, ये एक ट्राइब्यूनल है जो हाईकोर्ट के ऊपर माना जाता है, और इसकी अपील केवल, इसकी जजमेंट के ऊपर अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है एनवायरमेंट इश्यूज अलोन को देखने के लिए इंडिया, ताकि कई सालों तक आप कोर्टों में ना फंसो, एनजीटी के पास जाओ और वो जल्दी, क्योंकि वो देखते ही सिर्फ एनवायरमेंट के केसेस हैं, वो आपको जल्दी निवारण दे देंगे। एनजीटी का एक टर्म उन्होंने बना रखी है, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी आप एक हाईवे के ऊपर एक पेड़ काटते हैं तो वो कहते हैं ओके, आप 6 गुना इसके लगाइए फलां जगह में, वो जगह लेते हैं दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से और वहां लगाना पड़ता है। अंडमान निकोबार के आइलैंड में कोई जगह नहीं है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो डेंस फॉरेस्ट है। तो इसके लिए एनजीटी ने सोल्यूशन दिया, 10 लाख पेड़ कट रहे हैं तो आपको 20 लाख, यानी ट्वाइस द अमाउंट आपको लगाने हैं हरियाणा अरावली में और मध्य प्रदेश के एक चंबल वाले इलाके। तो आपको ये एफॉरेस्टेशन करनी है। डाटा बताता है पुराना कि 60% सर्वाइवेबिलिटी होती है, 40% मोर्टेलिटी है इसमें, यानी अगर आप 20 लाख लगाएंगे तो आप 16 लाख पेड़ तकरीबन बच जाएंगे, ये कहने का मतलब। तो आपकी ऑब्जेक्शन, एक्टिविस्ट की ऑब्जेक्शन और उसका सोल्यूशन और जजमेंट गिवन। पॉइंट नंबर 2, यहां पर एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पीवीटीजी, ये एक्रोनिम यूज होता है, गूगल करें तो, वो है शोम्पेन ट्राइब। जी। शोम्पेन ट्राइब की जनसंख्या की गिनती पिछले 4 दशकों से तो डाटा अवेलेबल है। इनकी आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले इनकी जनसंख्या थी 300 के आसपास। हर 10 साल में जब जनसंख्या काउंट हुई तो ये 300 के आसपास ही है, और लास्ट काउंटेड 2021 के 328, यानी ये उतने ही पैदा हो रहे हैं, उतने ही इनकी मोर्टेलिटी है। टोटल शोम्पेन ट्राइब 328, इनका एक अपना एरिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, उसको प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया है, ना वहां पर कोई आप और मैं जा सकते हैं, ना ये लोग हमसे मिलने में इंटरेस्टेड हैं। एज पर नेशनल लॉ, अगर आप इनका कोई एरिया लेते हैं, पहली चीज तो मैं यही क्लियर कर रहा हूं कि गवर्नमेंट स्टेटेड एनजीटी, आज से 1 हफ्ता पहले हमारे वकील, गवर्नमेंट के वकील ने बोला है कि शोम्पेन ट्राइब का, इस पीजीटीवी ट्राइब का कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया का 1 इंच भी नहीं लिया जा रहा। अगर ले भी लेते हैं, अगर कहीं ऐसा हुआ तो इन लोगों को तो आप कॉम्पनसेशन दे नहीं सकते, उनको कोई पैसा या कपड़ा या कोई जमीन से तो कोई लिंक नहीं। तो इट इज नॉट डिजायर्ड दैट द गवर्नमेंट गोज टू लुक फॉर कॉम्पनसेशन। प्लीज डोंट, द गवर्नमेंट शुड नॉट कम बैक टू अस
कि हमने देखो जी कॉम्पेंसेशन दे दिया, क्योंकि आप इस ट्राइब को कुछ कॉम्पेंसेट दे ही नहीं सकते, तो हमारे पास मत आना। तो उन्होंने गवर्नमेंट को कॉशन कर दिया कि हमारे को बाद में मत कहना कि हम 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं, कुछ नहीं, इनको इस ट्राइब को क्या दोगे आप, कुछ चाहिए ही नहीं उनको। सो पॉइंट नंबर 2 आई हैव क्लियर्ड कि शोम्पेन ट्राइब का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, उनका कोई एरिया नहीं लिया जा रहा, जिसके ऊपर राहुल गांधी ने बोला है। थर्ड, निकोबारी ट्राइब, शोम्पेन के अलावा और भी लोग हैं वहां पे 1,500 के करीब, वो हैं निकोबारी ट्राइब्स हैं। 17 फैमिली इफेक्ट हो रही हैं इस प्रोजेक्ट का, जो 166 स्क्वायर किलोमीटर मैंने बोला, उसमें 17 फैमिलीज, फैमिली का साइज 3 से लेकर के 20 तक है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने फिगर रखी है कि टोटल 120 से लेकर के 150 लोग डिस्प्लेस होंगे। डिस्प्लेस होंगे तो उनको कॉम्पेंसेट तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो अगेन वो ट्राइबल है, उनको कोई पैसे का या कोई जमीन का, एग्रीकल्चर लैंड का उनका कोई है नहीं। नौकरी, यस, गवर्नमेंट इज ओपन टू, जब ये प्रोजेक्ट बन जाएंगे, अगर इन लोगों में से कोई ट्राइबल, निकोबारी ट्राइब के लोग, ये वो प्रोटेक्टेड ट्राइब नहीं है, ट्राइबल लोग हैं बस, ये जब नौकरी लेना चाहेंगे तो इनके स्किल सेट बढ़ा करके इनको नौकरी में लिया जाएगा, ये बता दिया गया। दूसरी बात, लेट से वो नौकरी नहीं चाहते, वो आपसे अलग ही रहना चाहते हैं, लेट से, तो 150 लोग जिनका कुछ स्क्वायर किलोमीटर लिया जा रहा है, उनके पास उसी आइलैंड में 820 स्क्वायर किलोमीटर वही जंगल अवेलेबल। पॉइंट नंबर 3, लेदर बैक टर्टल्स, एक स्पेसिफिक एनिमल है, टर्टल्स हैं जो बीच पे, पमाया बीच करके नाम है, वहां पर आते हैं, हर साल ब्रीडिंग होती है और वो चले जाते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट एरिया है ये उस बीच के नजदीक, यस, बट बीच को एनक्रोच नहीं कर रहा है, ये क्लियर कर दिया गया है। बल्कि गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपीस, एनजीटी के कहने पर, गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू सेट असाइड 80 करोड़ रुपीस, कि जो अभी तक उस बीच की प्रोटेक्शन नहीं हो रही, हम उसको और प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि आप एयरपोर्ट बनेगा, पोर्ट बनेगा, लाइटें आ जाएंगी, सर्च लाइट आएंगी, तो टर्टल हैबिटेट्स को कोई फर्क पड़ेगा। उसके लिए 80 करोड़ रुपया किया गया है कि अगर वहां डॉग पॉपुलेशन भी बढ़ती है तो वो डॉग पॉपुलेशन को भी आप उस बीच से दूर रखेंगे, ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। सो उस बीच को भी टच नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर एनजीटी ने पिछले हफ्ते रूलिंग दे दी है, 2 साल स्टडी करने के बाद, एक्सपर्ट्स की बात सुनने के बाद, कि वी आर ओके विद इट। एंड आई एम श्योर जो एनजीटी ने रूलिंग दी है, उन्होंने भी उस स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को दिमाग में रख करके दिया है, और उन्होंने कोस्टल रेगुलेशन जोन जो CRZ1 है अंडमान का, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए इस पर्टिकुलर 166 स्क्वायर किलोमीटर को CRZ2 में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पे आप हैबिटेशन बढ़ा सकते हैं। आपको जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि भाई 4 साल में पोर्ट ब्लेयर, जो कि आप उसको श्री विजयपुरम कहते हैं, वहां पे बिताए, और बहुत अच्छे से मैं उस क्षेत्र को जानता हूं, और बहुत फ्लाइंग की है हमने। और जिस तरह से आपने बताया कि वहां पे करीब 38 के आसपास जो आइलैंड है वही हैबिटेड है। वहां पे हम लोग जब फ्लाइंग करते थे तो देखते थे कि थाईलैंड से पोचर्स आके किस तरह से एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स की वहां पे पोचिंग करते थे, लेकिन हम वायुयान से अपने देखते थे, और जब तक अपनी शिप्स को कहते थे, वो जब तक आती थी तब तक ये हाई स्पीड पे पोचर्स होते थे और ये निकल जाते थे, और काफी पास है वहां से थाईलैंड। और तो इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब टाइम आ गया है इस पूरे क्षेत्र को भुनाने का। ये जो है, ये आइलैंड जो है एक फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका, आपको समझना चाहिए। जो भी इसको आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ये इकोनॉमिकली तो बहुत बड़ी चीज बनने ही वाला है, क्योंकि हर एक के दिमाग में ये आता था कि भैया अगर जैसे आपने बताया कि अगर सिंगापुर इतना आगे बढ़ सकता है या पेनांग आगे बढ़ सकता है, तो ग्रेट निकोबार क्यों नहीं बढ़ सकता, या अंडमान में और कोई क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ सकता? हम क्यों पीछे रहते जा रहे हैं, वही चीजें बढ़ाते जा रहे हैं, वही उसी की बातें करते जा रहे हैं जो आज से हम शायद 50 और 100 साल पहले भी करते थे। तो टाइम बदल गया है, समय बदल गया है, आपको उसके साथ चलना है। सिक्योरिटी सिचुएशन बदल गई है, अब आपका वही कार्यक्रम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपके दुश्मन है, स्पेशली जो चीन जो है, वो बहुत ज्यादा सक्षम हो गया है इकोनॉमिकली और मिलिटरली। आपको उसको चुनौती देनी पड़ेगी, क्योंकि जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, उसके बिना चीन का गुजारा नहीं है। तो उसको अगर आप चुनौती नहीं देंगे आप, तो वो और आगे बढ़ के आएगा। उसकी सबमरीन फ्लीट बढ़ रही है, उसकी नेवल फ्लीट बढ़ रही है। आज आप एक मिसाइल टेस्ट करते हैं तो उसकी 4-4 स्पाई शिप्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में आती हैं। तो उसको भी आपकी महत्वता पड़ी है, और जानता है वो कि आप उसको आगे आने वाले समय में चुनौती देंगे। और जो यूएसए, जो अमेरिका जो है, वो आपके साथ क्यों लगा हुआ है, उसको भी पता है कि आपकी क्षमता क्या है, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया, ना जापान, ना कोरिया,
और या कोई वेस्टर्न कंट्री है चीन को चुनौती देने में सक्षम नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो मिलिटरली हो। ये प्रोजेक्ट जिसको आपने बहुत ही बखूबी बताया हमें, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है और दोनों क्षेत्रों में हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो 80,000 करोड़ लगा रहे हैं और रोड मैप आपने जैसे बताया 30 साल का रोड मैप है। तो बहुत बड़ा एक विजन है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका विजन केवल 5 साल का होता है अपने इलेक्शन का। जो अच्छे लीडर होते हैं उनका 10 साल का होता है। जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनका 50 और 100 साल का विजन होता है। तो बिल्कुल करेक्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड ग्रेट लीडर्स एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड लीडर्स विद विजन। तो थैंक यू सो मच आशीष, आपने बहुत बढ़िया से हमें समझाया एक बार फिर से। एंड मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और कई FTAs होने वाले हैं, कई हो गए हैं, उनके बारे में भी हमें आगे बात करनी है। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।